सर मैं आपको बताता हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दीज किड्स। इस सिचुएशन में जो ये Yes. ऑपरेट कर, इट इज नॉट इजी। किसी भी इस टाइप की सिचुएशन के बाद आई थिंक दे गॉट टू नो ऑन 12th में कि गड़बड़ हो गई है। आई थिंक दे वर इन्फॉर्म विद इन अ वीक कि 21 जून को होगा, सो दे प्रीटी मच गॉट अ मंथ, विच इज नॉट एट ऑल इनफ। बट कंस्ट्रेंट्स ऐसे थे कि एक महीने से ज्यादा शायद मिल नहीं सकता था। गवर्नमेंट हैज टू मूव ऑन, दे हैव टू कंडक्ट द एग्जाम, काउंसलिंग वगैरह। मेडिकल स्टडीज का कैलेंडर होता है कॉलेजेस में, उसके बेसिस पे जूनियर रेजिडेंट्स पीजी वगैरह करके जाते हैं, तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स वर देयर। मैं इन बच्चों को बताना चाहता हूँ सर, दे वुड बी लिविंग अ फ्रस्ट्रेटेड लाइफ एवरी डे। दे वुड बी एवरी डे डिसअपॉइंटेड। मैं और पढ़ सकता था क्योंकि पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। एंड एट द सेम टाइम दिमाग बियॉन्ड अ पॉइंट साथ नहीं दे रहा होगा कि बस यार और नहीं हो रहा है ना। तो क्या ये बोला जा सकता है शर्मा सर कि इट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम विद अ फ्यू किड्स, एवरीवन वुड बी स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम एंड हूएवर इज एबल टू मैनेज इट बेटर, नो वन वुड बी एबल टू मैनेज इट परफेक्टली। मैं तो काफी सारे उन स्टूडेंट जिनका बहुत अच्छा स्कोर था उनसे भी बात कर रहा हूँ। दे आर ऑल्सो सेइंग दे आर स्ट्रगलिंग। जो उनको अप्रैल में फील था ना, वो इस टाइम पे नहीं है जून के एग्जाम के लिए, है ना। Yes, 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 yes. Bilkul. तो And that is natural, sir, because the problem is that they are not at fault. It is हाँ, not a fault of theirs. And ऐसी सिचुएशन में अपने आप को समझाना, why me, मेरे साथ क्यों, and that would be a big problem. और किस तरह से दोबारा अपने आप को गैदर करके रीस्टार्ट तो कर चुके होंगे बच्चे होपफुली, हाउ टू गेट इनटू द टॉप गियर certainly would take some inertia, some determination, some discipline, no doubt about it. It is not it is easier said than done. जी सर. और बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप जानते हैं बट आई वांट टू रिपीट इट। रैंक पे सिलेक्शन होता है, एब्सोल्यूट स्कोर पे सिलेक्शन नहीं होता। इफ एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद द सेम प्रॉब्लम, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आप उससे परेशान होके खुद का नुकसान कर रहे हैं। इट इज नॉट समथिंग विच इज इन योर कंट्रोल, इट इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीवन, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। आप जितना बेहतर खुद के लिए कर सकते हैं विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड, विदाउट गेटिंग बोर्ड, विदाउट डेवलपिंग फियर ऑफ अननोन, वो करने की कोशिश कर लीजिए। एंड दैट इज गोइंग टू बी इनफ। आप जितना कर सकते हैं, जस्ट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट द फैक्ट मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, किसी और से हो पा रही, किसी से नहीं हो पा रही होगी इस टाइम पे परफेक्ट लेवल पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल. तो शर्मा सर, मैं आज क्या करना चाहता हूँ शर्मा सर। हाँ जी. मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो बच्चों ने बायो कर लिया है, आई एम अज्यूमिंग। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल कर लिया है. बच्चों को बायो आती है. अभी किसी ने बताया 356 मार्क्स थे पहली बार नीट में, कि सर अब दोबारा बायो पढ़ने का मन नहीं कर रहा. इट इज बट नेचुरल, बट नेचुरल. कितनी बार पढ़ लेगा आदमी उसको. और आपको आती है बड़ी बड़ी और ये बात आपको माननी चाहिए. एंड देयर इज नो शेम in being confident about your abilities. It is not arrogance, it is confidence. So मेरा अपना मानना यह है कि आप कभी भी अपने आप को अंडर प्ले भी नहीं कर सकते. आपको आता है, और बिल्कुल आता है, इसमें कोई शक नहीं है. और आपका प्रिय सब्जेक्ट रहा है. आपने हर तरह के टेस्ट में पहले भी ये प्रूव किया था, और अब एक और टेस्ट आ रहा है. ये सोचिए कि एक और टेस्ट आ रहा है, बीच में आप कुछ और टेस्ट कंटिन्यूड देते जा रहे हैं, और उसके बाद में एक और टेस्ट 21 जून को है. समथिंग लाइक दिस. कीप द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. तो ऐसा करते हैं सर, हर चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ के लेट अस गेट देम गोइंग, कि देखो यार बायो में ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद लिविंग वर्ल्ड। सर लिविंग वर्ल्ड से इनसे कुछ पूछिए जो चलिए उनको। लिविंग वर्ल्ड से तो क्या है सर तो कि रेडी हो? लेट अस सब आता है. स्टार्ट। हाँ, मैं क्या करूंगा सर, मैं हर क्वेश्चन आज क्योंकि काफी दिनों बाद बच्चों से बात हो रही है, तो क्योंकि इन सबको बायोलॉजी आती है, दैट आई एग्री. एंड लेट अस थिंक अबाउट बायोलॉजी इन अ मैनर जिससे वी विल फील लाइटेड. थोड़ा सा लाइट फील करेंगे, थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे. हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल, एन एग्जामिनर, आपको पता है व्हाट इज टेक्सोनॉमी, आपको पता है व्हाट इज सिस्टमैटिक्स. नाउ सपोज एन एग्जामिनर आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, हाउ डू यू कंपेयर द टू. सो सम वेरी गुड क्वेश्चंस कैन बी कंपैरिजन. कंपैरिजन वाले क्वेश्चन काफी अच्छे हो सकते हैं. मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछता है कि टेक्सोनॉमी में क्या समानताएं और क्या डिफरेंस है, हाउ वुड यू डू दैट. तो बताइए बेटे. सो कैन आई से, यस और नो का जवाब देना, कैन आई से दैट टेक्सोनॉमी इज समथिंग विच इज इंक्लूडेड इन सिस्टमैटिक्स. क्या मैं ये कह सकता हूं कि सिस्टमैटिक्स एक बड़ी चीज है और उसका एक कंपोनेंट टेक्सोनॉमी है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई किया, ऑर्गेनाइज किया, उसको कैरेक्टराइज किया, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको नॉमनक्लेचर दिया, उसको बायनोमियल नॉमनक्लेचर दिया, ये सारे के सारे फैसेट्स टेक्सोनॉमी में आ गए. और अब मैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देख रहा हूं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स देख रहा हूं, और मैंने इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस की तरफ भी ध्यान दिया, तो मैं एक बड़ी फील्ड में आ गया, और इसे सिस्टमैटिक्स कहते हैं. इस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है.
तो दैट इज एब्सोल्युटली राइट। तो मैं इस तरह से आज कोशिश करूंगा कुछ बताने की। फॉर एग्जांपल, एक मैं कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ चुका हूं, टेक्सोनोमिक हायरार्की में जब आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो ऊपर आने वाली जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं वो ज्यादा इंक्लूसिव होती हैं या ज्यादा एक्सक्लूसिव होती हैं। दोबारा समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं वो ज्यादा इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है? वो ज्यादा इंक्लूसिव है, और ज्यादा ऑर्गेनिजम्स उसके बीच में आते रहेंगे, इसीलिए उनके बीच में जो शेयर्ड डिराइव्ड ट्रेट्स हैं उनका नंबर कम होता जाएगा, और इसीलिए एनसीईआरटी कह रही है कि उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना और मुश्किल होता जाएगा। तो जैसे अभी अगर हम मूव करें, मान लीजिए अगला चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपकी एनसीईआरटी एक बात ये कहती है कि आर्की बैक्टीरिया को एक्सट्रीमोफाइल बनाने के लिए उसकी सेल वॉल का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग आर्की बैक्टीरिया एन एक्सट्रीमोफाइल, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। अब मुझे बताइए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि सेल वॉल कैसी होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिफरेंस क्या है? शाबाश। तो पहला डिफरेंस तो यह है कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। एक अनयूजुअल आर्की बैक्टीरिया है, उसके पास सूडो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, लेकिन उसके पास भी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। उसके पास, आप में से ज्यादातर बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब आप ब्रांच फैटी एसिड की बात कर रहे हैं बेटे, तभी मैं इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूं। ब्रांच फैटी एसिड की जब आप बात कर रहे हैं, आइसोप्रिनॉइड लिपिड्स की बात कर रहे हैं, ईथर लिंक्ड लिपिड्स की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं। सेल वॉल के ऊपर आप में से ज्यादातर लोग ठीक कह रहे हैं कि वहां पर बेसिकली एस लेयर होती है, और वो प्रोटीन रिच होती है, और प्रोटीन बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, और उसकी वजह से एक प्रोटेक्टिव लेयर फाउंड कर लेता है। और आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि एनसीईआरटी शायद एक चीज को पूरा नहीं बता रही है, गलत नहीं कह रहा हूं, पूरा नहीं बता रही है। आर्की बैक्टीरिया को एक्सट्रीमोफाइल बनाने में सेल वॉल का रोल है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो रोल है वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का है। और आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि सेल मेम्ब्रेन में हमने ये कहा जो उसके लिपिड्स हैं, उनकी जो लिपिड्स है वो ब्रांच्ड आइसोप्रिनॉइड लिपिड जो लिपिड्स की आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा वहां पर ईथर लिंक्ड है बजाय एस्टर लिंकेज के, और वो उनको हायर टेम्परेचर पे लीकेज से बचाता है। तो जस्ट कीप इन माइंड कि हम जब बात कर रहे हैं सेल वॉल की, तो सेल मेम्ब्रेन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। डू यू नो दैट ओनली बैक्टीरिया और मोनरा, all the monrans can actually fix atmospheric nitrogen? क्या आप ये बात जानते हैं कि कोई मोनरा के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है जो डायएजोट्रॉफो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता हो? साइनोबैक्टीरिया को जब आपने बैक्टीरिया में रखा मोनरा में, तो उसमें एक कैरेक्टर बाकी सबके अलावा ये भी जरूर लिख दीजिएगा अगर कहीं आ जाए कि हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट दैट दे आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, क्योंकि ये किसी भी और ऑर्गेनिज्म के बस की बात नहीं है। क्या ये बात मेरी बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है बच्चों? ये बात समझ में आ गई। तो हमने बात करी, इसके बाद आगे चलिए, मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था, जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। किसी भी पैथोजन, पैथोजन का मतलब है जो डिजीज कॉज करता है, पैथोजन के सरफेस पे एंटीजन होता है। एंटीजन एक केमिकल है जो होस्ट की बॉडी से मिलता नहीं है। होस्ट का इम्यून सिस्टम एंटीजन को पहचान के उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स को माउंट करता है। तो पैथोजन जब किसी होस्ट में घुस करके उसके अंदर एंटर करता है और मल्टीप्लाई या ग्रो या दोनों करता है, तब उसे इन्फेक्शियस कहते हैं, उसे इन्फेक्शन कहते हैं। और इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्टिकल्स इन्फेक्शियस है। अब मेरा क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से मैंने आपको यह समझा दिया कि इन्फेक्शन किसे कहते हैं। अब मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप किस किस इन्फेक्शियस पार्टिकल के बारे में जानते हैं। सो मेरा क्वेश्चन अब ये है, मैं चैट देख पा रहा हूं, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटे कौन कौन सी चीज इन्फेक्शियस पार्टिकल है? तो वायरॉइड, प्रायोन और वायरस, दैट इज व्हाट आई नो, मुझे पता है आपको बहुत अच्छी तरह से आती है। तो ये सब सब पार्टिकल है बेटे। वायरियन नया बना हुआ वायरस पार्टिकल है। इट इज अ न्यूक्लियो कैप्सिड। उसमें दो चीजें हैं, कोर में न्यूक्लिक एसिड है, चारों तरफ प्रोटीन का कोट है, इन्फेक्शियस है। तो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, इसमें से अगर हम खाली न्यूक्लिक एसिड ले ले जो कि सर्कुलर लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए है, तो अब तब हम उसे वायरॉइड कहेंगे। और अगर खाली प्रोटीन अगर कोई ऐसा है जो कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल है, तब हम उसको क्या कहेंगे बच्चे? हम ये कहेंगे प्रायोन है। सो हमें यह समझ में आ गया कि यहां पर इन्फेक्शियस जो है वो पार्टिकल्स भी हैं। वायरस
एक लिविंग चीज क्यों नहीं है? हमने वायरस को लिविंग किंगडम में क्यों नहीं रखा? या अगर हम ये कहें कि कुछ जो साइंटिस्ट है वो ये कहते हैं कि वायरस को लिविंग नहीं मानना चाहिए, उसकी वजह यह है कि हमारी एनसीईआरटी की एक बड़ी क्रिटिकल लाइन है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कोई भी चीज जो सेल से छोटी है वो खुद अपने बलबूते पर जिंदा नहीं हो सकती। और किसी भी सेल में अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल मेम्ब्रेन है, जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और वायरस के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं है, वायरस एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसको होस्ट के अंदर जाकर के ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, बाहर इनर्ट पार्टिकल की तरह से ये पड़ा रहता है। उम्मीद है ये बात बिल्कुल क्लियर है। यस यू आर राइट, ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइट मैंने और कह दिया बेटे आपकी आपकी लाइन में, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। मान लीजिए हम प्लांट किंगडम पे आ जाएं, तो प्लांट किंगडम से अगर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है तो मैं आपसे बीच की मिसिंग लिंक पूछूंगा। मैं ये पूछूंगा कि एक तरफ आपकी एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं हिट्रोस्पोरी, और पैराग्राफ के आखिर में आप ये पढ़ते हैं प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। तो क्या हिट्रोस्पोरी होने से ही सीड हैबिट डेवलप हो गई, या बीच में कुछ और है? क्या सिलेजिनेला साल्विनिया का क्वेश्चन, जो कि जनरली आपके नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उनमें वो जो टेरिडोफाइट्स उनमें हिट्रोस्पोरी देखने को मिलती है, और आखिर में पैराग्राफ में लिखा है कि हिट्रोस्पोरी इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, तो क्या ये इतना डायरेक्ट है या बीच में कुछ है? रिटेंशन किसका बेटे? रिटेंशन किसका? फीमेल गैमेटोफाइट का। बहुत बढ़िया बेटे, फीमेल गैमेटोफाइट, यस यू आर राइट, फीमेल गैमेटोफाइट का रिटेंशन ऑन द मदर स्पोरोफाइट, दिस इज द थिंग दैट एक्चुअली, सो हिट्रोस्पोरी एंड देन दैट लीड्स टू द रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट ऑन द मदर प्लांट, एंड दैट वुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एंड दैट वुड अल्टीमेटली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेगुमेंट्स एटसेट्रा, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सीड, एंड सीड इज अ मिनिएचर प्लांट, एंड सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। सीड एक मिनिएचर प्लांट है, सीड को स्टोर किया जा सकता है, सीड को अगले साल अगले सीजन में दोबारा कुछ ट्रीटमेंट के साथ में वहां तक संभाला जा सकता है, और उसके बाद में वापस क्रॉप को रेज किया जाता है। इतनी इंपॉर्टेंट होती है सीड। सीड बैंक के बारे में आपने पढ़ा होगा, पूरा का पूरा प्लांट को स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप जर्म प्लाज्म को स्टोर करते हैं तो आप सीड बैंक्स बना सकते हैं। XC2 कंजर्वेशन में आपने ये पढ़ा है। सो खैर इतनी बात मुझे समझ में आ गई, प्लांट किंगडम की बात बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं बेटे, लेट अस से अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है प्लांट किंगडम के बाद में एनिमल किंगडम। चलिए एनिमल किंगडम में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं निडारिया से। सो मैं क्वेश्चन ये पूछता हूं, निडारिया में वो एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है मेटाजेनेसिस। क्या मेटाजेनेसिस एक वैसी ही ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है जो कि प्लांट्स में देखने को मिलती है? प्लांट्स में भी आप टर्म इस्तेमाल करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो क्या ये बात ये बिल्कुल सेम चीज है? क्या मेटाजेनेसिस जिसे आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कह रहे हैं दैट इज आइडेंटिकल टू द प्लांट? द आंसर इज नो। व्हाट इज द डिफरेंस देन? डिफरेंस क्या है दोनों में, ये बताइए, दोनों में डिफरेंस क्या है बेटे? उस मेटाजेनेसिस में और जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसमें क्या डिफरेंस है? प्लॉइडी, दोनों के दोनों डिप्लॉयड हैं। प्लांट्स में गैमेटोफाइट होता है जो गैमेट बनाता है, ध्यान देना, गैमेटोफाइट जो गैमेट बनाता है, एक स्पोरोफाइट होता है जो स्पोर बनाता है। एक स्टेज बेटे डिप्लॉयड है, एक स्टेज हैप्लॉयड है। ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ट्रू हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ प्लांट्स में। और यहां पर हम कह रहे हैं कि पॉलिप रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, मेडुसा बनाता है, मेडुसा रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली और पॉलिप बनाता है, दोनों डिप्लॉयड है। दोनों में क्या चेंज नहीं हो रहा? दोनों में बेटे प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं हो रहा। टीनोफोर्स को क्यों अलग किया? टीनोफोर्स को क्यों अलग किया आपने निडारिया से? जल्दी जल्दी बोलते जाइए। व्हाई वर टीनोफोर्स सेपरेटेड फ्रॉम निडारियंस? निडारियंस में क्यों किया बेटे अलग? निडारियंस में ऐसी क्या चीज है जिसके बिना उसे निडारियन नहीं कह सकते बेटे? नीडोब्लास्ट। सो इसका मतलब नीडोसिस्ट और नीडोब्लास्ट डिफाइनिंग फीचर है बेटे निडारिया का। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास ये नहीं है तो अब आप उसे निडारिया नहीं कहेंगे। और इनके पास, टीनोफोर्स के पास बेटे नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट नहीं होता। इनके पास आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर याद रख सके तो एक स्टिकी सेल होता है, उसे कोलोप्लास्ट कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि टीनोफोर्स और इकाइनोडर्म में आपकी एनसीईआरटी में लिखा है दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, और पॉरीफर्स में लिखा है दे आर मोस्टली मरीन। लेकिन पॉरीफर सबसे प्रिमिटिव फाइलम होने के बावजूद एक सरप्राइजिंग चीज लिखी है कि अगर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तब बेटे इसमें क्रॉस इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। सो जनरली इंटरनल फर्टिलाइजेशन आप हायर एनिमल्स के साथ में एसोसिएट करते हैं। दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फिशेज में जो फिशेज है, कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, सबसे पहले जो कैरेक्टर जो अब तक नहीं आया था वर्टिब्रेट्स में, जो अब तक नहीं आया था कॉर्डेट्स में, वो कौन सी चीज फिशेज में सबसे पहले आई? फिशेज में सबसे पहले क्या कैरेक्टर अपीयर हुआ? जॉ।
क्या अपीयर हुआ बेटे? शाबाश, जॉ। हेमिकॉर्डेट्स को क्यों बाहर निकाला गया? हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट से क्यों बाहर निकाला गया? Why? What was the reason that hemichordates were pulled out of chordata and they were placed separately in a different phylum? Absence of notochord and the presence of stomochord. The stomochord and notochord not being homologous, and homology tells you shared ancestry and describes phylogeny. So आप जब evolutionary क्या कहते हैं रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं तो होमोलॉगी पे करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है इसका मतलब। और यहां पर आप जानते हैं कि होमोलोगस स्ट्रक्चर शेयर्ड होते हैं कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म से, लेकिन स्टोमोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड एक दूसरे से होमोलोगस नहीं है। तो एक और क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, एक छोटी सी ब्रांच है उसके ऊपर बहुत सारी लीव्स है और एक कंपाउंड लीफ है, उसकी लीफलेट्स है, दोनों के बीच में अंतर कैसे करेंगे? हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स? मॉर्फोलॉजी में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बताइए कैसे सर करेंगे? हम 5वें चैप्टर पे पहुंच गए। एक्सिलरी बड, मैं तो हर में से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बहुत जस्ट शानदार टू। है। हम लोग 11वें मिनट में हैं अभी। हाँ, तो ये अब ये बताएंगे कि सर इस चैप्टर को कर दो। मैं तो आज जस्ट टू रीस्टार्ट, जिसे कहते हैं ना रीस्टार्ट, तो वो क्या है कि पहले हमारे टाइम पर वो मैं जब हॉस्टल में होता था तो एक बजाज चेतक स्कूटर होता था। तो वो उसमें किक मारे जाओ वो चलता ही नहीं था, उससे पहले फिर झुकाते थे बेटे एक तरफ। अरे एक शेर सुना दूं क्या? हाँ, हाँ, बस सुनाओ ना। ये आईटी में बहुत चलता था। बच्चों आपको ये चीज समझनी पड़ेगी यस, कि एक्सिलरी बट वुड बी द आंसर, एक्सिलरी बट वुड बी द आंसर, यू आर राइट। हाँ जी, हाँ जी सर। जल के जो बुझ जाती है सिगरेट हमारी। हाँ, अरे वाह, अरे वाह। जल के जो बुझ जाती है सिगरेट हमारी, ए हाँ, चांद हाँ, तूने क्या कभी स्कूटर देखा है? अच्छा। तो वो कंपैरिजन कर रहा है कि सिगरेट जल रही है, बुझ रही है, सर्द रात है, और स्कूटर भी आपने चेतक का बात किया, स्टार्ट हाँ, होता है बंद होता है, स्टार्ट होता है बंद होता है, स्टार्ट होता है बंद होता है। जल के हाँ, जो बुझ जाती है सिगरेट हमारी, ए हाँ, चांद तूने क्या हाँ, कभी स्कूटर देखा है? हाँ, तो वो स्कूटर जो है सर, अब वो एक और चीज मैं एग्जांपल दे देता हूँ, है ना सर। तो एक वो है, मैं बड़ा फेमस एक बात कहता हूँ कि एक शादी की घोड़ी होती है सर, उसकी एक अजीब पिक्यूलैरिटी होती है। तो वो थोड़ी देर चल के रुक जाती है, फिर उसके आगे नाचो तो फिर वो थोड़ी देर चलती है। तो वो काम मैं और आप कर सकते हैं इस टाइम पे। अब हम मतलब आप ये समझ लो, ये काम कर सकते हैं इनको रिस्टार्ट करने के लिए। सर वही कर रहे हैं। आप हाँ। सोचो, बच्चे को हमें समझ में आ रहा है सिर्फ बायोलॉजी से काम नहीं चलेगा, तो बीच में हंस रहे हैं, मानो जी बीच तो में इनको जोक आती है, तो शेर इस टाइम सुना पर रहे हैं। बस आधा घंटा बैठ करके मन को हल्का कर रहे हैं सर, और क्या है ना। तो दिस इज हाउ एक्चुअली यू गेट स्टार्टेड, और इफ यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रीम्स कमिंग ट्रू दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। या जिंदगी में सपने सच होंगे, इसी की चीज का तो मजा है सर, किसी ना किसी दिन। देयर वुड बी डिटोर्स, देयर वुड बी रॉन्ग टर्न्स, देयर इट मे टेक एनीथिंग। मैं तो बच्चों से कहता हूँ कि घड़ी और कंपास में कंपास इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप सही रास्ते पर जा रहे हैं तो यू विल बी वन डे हैप्पी, एंड दैट इज द अल्टीमेट बेसिकली डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। तो सर मत मैं कीजिए। मैं अपने आप को वापस बंद कर रहा हूँ, प्लीज कंटिन्यू सर, मॉर्फोलॉजी पे थे हम। हाँ, तो मॉर्फोलॉजी हो गया, बच्चों ने आंसर दे दिया। तो एनाटॉमी में भी बेटे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते, लेकिन वो आपसे एंडोडर्मिस को कंपेयर करा देगा। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम एंडोडर्मिस जो होती है उनमें। सो दोनों में एंडोडर्मिस में आप क्या अंतर देखते हैं? सो अंतर क्या देख रहे हैं? एक में स्टार्च शीट की प्रेजेंस है बेटे, ये बताओ स्टार्च शीट किस में है? स्टार्च शीट आपको किस में दिखाई दे रही है? डाइकॉट स्टेम में दिखाई दे रही है, और आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप दिखाई दे रही है बेटे डाइकॉट रूट में। क्योंकि स्टेम तक जब जो चीज पहुंच गया है, जो पानी पहुंच गया, वो पहले ही बेटे चेक पॉइंट से होकर के आ गया है, तो वहां पर इस चीज की जरूरत नहीं है। वहां पर जरूरत नहीं है। पेरीसाइकिल से जो भी चीज एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ होता है, वहां से जो भी चीज ओरिजिनेट हो रही है, आप उसे कहेंगे कि उसका ओरिजिन क्या है? एंडोजीनस है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में आपने पढ़ा है कि फ्रॉग की गर्दन नहीं होती, देयर इज नो नेक इन फ्रॉग। अगर एग्जामिनर मेरे जैसा किस दिन ये पूछ ले कि भैया क्यों नहीं, क्या वजह है, व्हाट वुड बी द एडवांटेज टू अ फ्रॉग इन नॉट हैविंग अ नेक? नेक ना होने की वजह से क्या वो अपनी पढ़ाई पर ज्यादा कंसंट्रेट कर सकता है? उसकी गर्दन इधर उधर नहीं हिलेगी, केवल सामने ही देखेगा। जंप करता है, और जंप करके फिर वो थर्ड के साथ में आगे लैंड करता है, तो यहां झटका आता है, और इस झटके आने की वजह से यहां पर स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर हो सकती है, दैट कैन बी फेटल। सो दैट वुड बी द रीजन व्हाई द फ्रॉग डजंट हैव, आई वुड से। तो एक और, व्हाई वर रेप्टाइल्स द फर्स्ट ट्रूली सक्सेसफुल वर्टिब्रेट्स ऑन लैंड? एम्फीबियंस लैंड पर आए, लेकिन आने के बावजूद ये एम्फीबियंस ट्रूली सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स नहीं थे। ट्रूली सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स रेप्टाइल्स थे। क्या अंतर था दोनों में? रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के पास ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये रूल करते हैं लैंड को?
एग में बेटे कुछ और कहना चाहिए, यस 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 यस। असल में हार्ड एग ठीक है, लेकिन कुछ और भी कहना चाहिए आपको। इट इज रिलेटेड टू एग, इट इज रिलेटेड टू एग, यू आर राइट, इट इज रिलेटेड टू एग। लेकिन चलिए, यस, एमनियोटिक एग है। सयाक, वेरी गुड, इट इज एन एमनियोटिक एग। एक एमनियन होता है बेटे। एमनियन आपने देखा होगा ह्यूमन बीइंग में भी, आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, जो फीटस है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं एमनियन। उसके अंदर एक फ्लूइड होती है, उसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोसेंटेसिस जिसे 12 से 14 हफ्ते में किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक नीडल निकाल करके उस कुछ पर्टिकुलर थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड का सेंटेसिस या उसको एस्पिरेट करके बाहर निकाला जाता है, और उसमें फिर फीटल सेल से कैरियोटाइप बना करके ये देखते हैं कि कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। दैट इज द use of amniocentesis. The misuse of amniocentesis is fetal sex determination leading to female feticide, and it has been legally banned in India. वो तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर चारों तरफ बेटे फ्लूइड है तो वो डेसिकेशन से बचाएगा। वो it will actually help the organism survive from desiccation. So ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे ये बताइए, what type of epithelium lines the PCT, and what type of epithelium lines the small intestine, and what type of epithelium lines the trachea, and what type of epithelium lines the fallopian tube. So मैंने आपसे 4 चीजें पूछ ली, टिश्यू चीज गायब है, लेकिन टिश्यू आपके मेरे ख्याल से उसमें दिया हुआ है सिलेबस में। कपिल सर अगर यहाँ है तो ही विल कंफर्म इट। सिलेबस में टिश्यूज है सर। इश्यूज है। तो मैं ये पूछ रहा हूं, सबसे Cockroach पहले भी है। अगर हम पीसीटी की बात करें तो पीसीटी वुड बी बेटे क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। columnar brush bordered epithelium will be small intestine. Pseudo stratified columnar ciliated epithelium would be beta trachea, and ciliated columnar would be fallopian tube. fallopian tube. सो सीलिएटेड कोलमनार इन फेलोपियन ट्यूब में जो सीलिया है उसका कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सेकेंडरी oocyte को पुश करने की कोशिश करेगा टुवर्ड्स दी ओवम। क्या केवल सीलिया ही काफी है, और कोई चीज है जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte बिल्कुल एंड से फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक पहुंच पाता है? व्हाट अदर थिंग हेल्प्स इट? पेरिस्टेल्सिस। पेरिस्टेल्सिस। यूरेटर का क्या काम है बेटे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर? यूरेटर का क्या काम है बेटे? यूरेटर 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 का फंक्शन बताइए बच्चे। यूरेटर यूरिन को कैरी करना फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द स्टोरेज प्लेस। प्रोडक्शन कौन सा है बेटे? किडनी। और स्टोर कहां पर हो रहा है बेटे? यूरिनरी ब्लैडर में। क्या ये ग्रेविटी की वजह से यूरिन नीचे आता है? क्या ये यूरिन किडनी से ब्लैडर में ग्रेविटी की वजह से आता है? और इसीलिए अगर हम रात में अगर लेट जाए, और जब रात में हम लेट जाते हैं तो क्या यूरिन ब्लैडर से बेटे वापस किडनी में घुस जाता है? सो नहीं, इसकी भी वजह क्या है बेटे? पेरिस्टेल्सिस। जितने भी हॉलो विस्कस है, स्मूथ, उसकी उनकी वॉल में बेटे स्मूथ मसल होती है, और स्मूथ मसल से जो मूवमेंट हो सकता है उसे आप पेरिस्टेल्सिस कहते हैं। डेट्रूजर मसल बेटे इज इन दी यूरिनरी ब्लैडर, नॉट इन दी यूरेटर। डेट्रूजर जो है वो मसल यूरिनरी ब्लैडर की होती है। खैर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर मैं सेल पे जाऊं तो सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस बारी मुझे उम्मीद है कि वो जरूर सेल थ्योरी या इस तरह के पार्ट में क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि ओमनिस सेलुला सेलुला जो सेलुला जो कि विर्को ने कहा था, इससे थोड़ा सा ही पहले, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। किसने कहा था बेटे? हु डिस्प्रूव्ड द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, एंड सेड कि जितनी भी लाइफ आएगी वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आएगी। एक्साइटिंग टाइम्स इन बायोलॉजी, क्योंकि उसी टाइम पर सेल बायोलॉजिस्ट ये कह रहे थे कि जो सेल है वो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आएगा। लुइस पास्चर स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बहुत शानदार चीज है। जो 2 सब यूनिट है राइबोसोम की, वो साथ में किस आयन की क्रिटिकल कंसंट्रेशन की वजह से आते हैं? जनरली वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। जब वो साथ आएंगे एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन तो किस से आएंगे? मैग्नीशियम आयंस की वजह से आएंगे। मैग्नीशियम आयन की वजह से आएंगे। बहुत बढ़िया। मुझे ये बताइए कि क्या प्लांट्स में स्पिंडल बनता है? Do plants form spindle during cell division? And do they have higher plants? Do they have centriole? Or for that matter, the centrosome? What is the pair of centriole called? The answer is diplosome. और उसके चारों तरफ जो पेरी सेंट्रियोलार मटेरियल है, दोबारा समझिए, पेयर ऑफ सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इनको आपने डिप्लोसोम कहा। इनके चारों तरफ पेरी सेंट्रियोलार मटेरियल है। इस चीज को मिलाकर के हम सेंट्रोजोम कहते हैं। और ये जो सेंट्रोजोम है एनिमल सेल में एमटीओसी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का काम करेगा। इसमें छोटे छोटे एस्टर आपने देखे होंगे, और पॉलीमराइजेशन से फिर क्या बनता है बेटे? स्पिंडल बनता है। तो स्पिंडल बनाने के लिए सेंट्रियोल जरूरी नहीं है।
सो इसीलिए अगर किसी सेल में लेजर से सेंट्रियोल को एब्लेट कर दिया जाए तो हो सकता है उसमें सेल डिवीजन प्रोसीड करे, प्रॉपरली करेगा कि नहीं करेगा ये नहीं पता, लेकिन कर सकता है, क्योंकि स्पिंडल बनाने के लिए हमने क्या कहा कि सेंट्रियोल की जरूरत नहीं है। जब सेंट्रियोल जैसा स्ट्रक्चर बेटे सीलिया फ्लैजेला बनाने लगे तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? व्हेन इट गिव्स राइज टू सीलिया और फ्लैजेला, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी बहुत अच्छी तैयारी है बच्चों, बहुत अच्छी तैयारी है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, बल्कि मुझे उल्टा पूछना चाहिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो क्या चीज है जो कई बारी इसकी वजह बनती है कि उनके द्वारा किए गए इंफेक्शन ज्यादा खतरनाक होते हैं? ऐसा हर बार ट्रू नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसी क्या खास बात है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जिसकी वजह से उनकी टॉक्सिसिटी, आई वुड से उनके खिलाफ जो इम्यून रिएक्शन है वो सब चीजें जो है उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं बेटे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक लाइपोपॉलीसैकेराइड की ऊपर से लेयर होती है, लाइपोपॉलीसैकेराइड की कवरिंग होती है, तो उनमें पेप्टिडोग्लाइकन कम होता है, ग्राम पॉजिटिव में थिकनेस ज्यादा होती है, लेकिन एक्स्ट्रा एक लेयर होती है बेटे, एलपीएस लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर कहते हैं, वो उनको इम्यून सिस्टम से बचाती है। बैक्टीरियल सेल के बारे में याद रखिएगा, अगर मैं बैक्टीरिया का बेटे सेल एनवलप बनाऊं तो सबसे बाहर वाली लेयर कौन से होगी? दोबारा समझिए, मैं एक टिपिकल बैक्टीरियम का एक बेटे क्या बना रहा हूं? सेल एनवलप बना रहा हूं। मुझे बताइए बाहर से अंदर की तरफ क्या क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होगी लेयर्स की? पहले ग्लाइकोलिक्लैलिक्स, उसके बाद बताइए सेल वॉल, और उसके बाद बताइए बेटे सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में सेल वॉल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द शेप और द सपोर्ट, क्या हो सकता है? सेल वॉल का बैक्टीरियल सेल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या हो सकता है? एक चीज तो मैंने आपको बता दिया कि वो बहुत सारे इस तरह के काम करता है कि सपोर्ट कर रहा है, शेप कर रहा है, वो बात हो गई। प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग, एब्सोल्युटली राइट। जिस टाइम पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बैक्टीरियल सेल आ जाए तो अंदर बेटे पानी एंटर करेगा, जब पानी एंटर करेगा तो फिर बेटे टर्गर प्रेशर क्रिएट होगा और वॉल प्रेशर उसे निगेट करेगा, सेल टर्जिट होगा, फटेगा नहीं। इसीलिए पेनिसिलिन जो पेप्टिडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकेज को तोड़ देती है वो बैक्टीरिसाइडल है, वो बैक्टीरिया को क्या कर देती है बेटे? मार देती है, क्योंकि उस सेल वॉल के स्ट्रक्चर को वो डिसरप्ट कर सकती है। क्या ये बात सही है? अब एक क्वेश्चन मैं हंसी मजाक में पूछ रहा हूं, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन गलत होते हैं, प्लीज जल्दी में गलत आंसर मत देना। कई बैक्टीरिया में एक चीज देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं प्लास्टिड, उसका क्या काम है? एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। मैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी कहलवाना चाह रहा था, वो प्लास्मिड है बेटे, वो प्लास्मिड है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दिस वुड बी समथिंग समथिंग। काफी लंबे टाइम से हमारा जो है बेटे शास्त्रार्थ चल रहा है, तो बीच में एक टोन ब्रेकर जिसे कहते हैं उस तरह का क्वेश्चन था, तो हमने कहा कि उसमें प्लास्टिड, तो मैंने मतलब ये कि एग्जामिनर ये भी गड़बड़ कर सकता है। मुझे बहुत दिनों बाद पता लगा बेटे, कैन यू इमेजिन, आफ्टर ईयर्स ऑफ टीचिंग आई केम टू नो कि एक शब्द जो है वो मालपीजियन टिब्यूल है, मैं उसे मालफीजियन टिब्यूल कहता था बेटे, मालफीजियन। हो सकता है आप में से कई जने मेरी बात को से एग्री करें और आज तक हो सकता है अब आप किताब देख रहे हो कि यार एक्चुअली ये क्या कह रहा है, तो मैंने भी बेटे कई साल तक उसे क्या पढ़ा? मालफीजियन। और अब जब मैंने कुछ दिनों बाद मतलब मुझे पता, अब तो नहीं, कुछ साल पहले बाद मुझे पता चला कि उसका नाम है मालपीजियन। फिर मैंने देखा कि यार मैं ही इतना बेवकूफ हूं, तो मैंने पता लगा कि दुनिया भरी पड़ी है, मैं जिससे भी पूछता था सब मालफीजियन ही कहते थे। तो इस तरह की चीज भी, इस तरह की चीज भी एक बार आपको एग्जाम में जब आप बहुत ठंडा दिमाग रखेंगे तो सामने दिखाई देगी। तो सेल बायोलॉजी से मैंने अपना एक क्वेश्चन पूछा। अब मैं अगर मान लीजिए बायोमोलिक्यूल्स पे आ जाऊं, तो मैं बायोमोलिक्यूल्स पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन, एंजाइम इनिबिशन बहुत दिनों से नहीं आया है, एग्जामिनर को एंजाइम काइनेटिक्स पर जरूर पूछना चाहिए। हम ये पूछ रहे हैं कि एंजाइम इनिबिशन, जो कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजाइम, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन? आपको कैसे पता चलेगा कि एक एंजाइम इनिबिशन एक्चुअली कॉम्पिटिटिव है? शाबाश बेटे, यस 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 यस, इसका मतलब वी मैक्स आ सकती है, के एम बढ़ जाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। उसकी वजह है कि पार्शियल कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोवाइड करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन को उसी जगह पर बाइंड करने की जहां पर ऑक्सीजन बाइंड करती है 200 से 250 गुना ज्यादा है। और इसीलिए अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर दी तो वो ऑक्सीजन को वहां बाइंड नहीं करने देगी, और ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देगी तो टिश्यू पर हाइपोक्सिया हो जाएगा। ब्लड में हाइपोक्सीमिया होता है बेटे, ब्लड में हाइपोक्सीमिया होता है।
है, टिश्यू पर हाइपोक्सिया होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट ये है कि आप हायर कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन दें, आप चाहते हैं जो चीज बाइंड करे उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें। इसीलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन में जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा कर देंगे, बहुत अच्छे से बढ़ा देंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो वी मैक्स पॉसिबल है, लेकिन केएम वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? केएम वैल्यू घटेगी नहीं बेटे, बढ़ेगी। आप बनाइए कर्व, आप बनाइए एक कर्व इस तरह से, इस तरह से कर्व बनाइए, और फिर दूसरा कर्व बनाइए जो थोड़ा नीचे हो लेकिन वी मैक्स तक पहुंच रहा हो। जब आप केएम वैल्यू को प्लॉट करेंगे तो नीचे वाले कर्व की केएम वैल्यू थोड़ी ज्यादा दिखाई देगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया बेटे, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? एंजाइम को आप अच्छे से पढ़िए। एंजाइम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं किसी एंजाइम से को फैक्टर को हटा दूं, किसी एंजाइम से को फैक्टर को हटा दूं, तो क्या एंजाइम की एक्टिविटी होगी, होगी कि नहीं होगी? और अगर होगी तो क्या कम हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी? तो एंजाइम एक्टिविटी विल बी लॉस्ट। बिल्कुल लास्ट लाइन है आपके एग्जाम के चैप्टर की कि एंजाइम एक्टिविटी विल बी लॉस्ट। एक सेल है जिसमें G1 फेज में 2n2C कॉम्प्लीमेंट है, 2n2C कॉम्प्लीमेंट है, 2n क्रोमोसोम नंबर है, 2C डीएनए कंटेंट है। शुरू में एस फेज के क्या होगा? व्हाट वुड बी द कंटेंट व्हेन ऑफ दिस सेल व्हेन इट इज अबाउट टू एंटर द एस फेज? जब ये एस फेज में घुस रहा है तब क्या होगा? 2n2C। 2n4C कब होगा बेटे इसका कंटेंट? 2n4C इसका कंटेंट कब होगा? बिल्कुल एंड पे। यस, जब ये बिल्कुल खत्म कर चुका होगा डीएनए रेप्लिकेशन, तब ये 2n2C होगा। और उसके बाद में G2 में भी इसका 2n4C होगा, और ये G2 में भी इसका नंबर क्या रहेगा बेटे? 2n4C रहेगा। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है या डीएनए कंटेंट रिड्यूस होता है, या दोनों रिड्यूस होते हैं? एक सेल 2n4C उसने मियोसिस 1 कंप्लीट किया, तो मुझे बताइए कि क्रोमोसोम नंबर कम होगा कि डीएनए कंटेंट कम होगा, या दोनों? दोनों कम होंगे। जो सेल होगा वो n2C होगा। और ये सेल जब अब क्या करेगा बेटे? मियोसिस 2, तब उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा लेकिन डीएनए कंटेंट फिर कम होगा, और गैमेट्स N और C होंगे, ताकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग उसमें ऑर्गेनिज्म में दोनों गैमेट्स अगर N और C कॉम्प्लीमेंट के हैं तो देन द फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द नॉर्मल डिप्लॉयड कंडीशन। मेरा एक बड़ा प्रिय क्वेश्चन कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटी सी स्टेज होती है, इसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इस इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में क्या अंतर है? दो माइटोसिस के बीच में इंटरफेज होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में इंटरकाइनेसिस होती है। दोनों में अंतर क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा इंटरकाइनेसिस में। क्या माइटोसिस के एनाफेज पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है? क्या माइटोसिस के एनाफेज पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है? क्या मियोसिस 1 में एनाफेज 1 पे सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है? मियोसिस 1 पर नहीं होता, माइटोसिस में होता है। क्योंकि मियोसिस 1 में ये बेटे स्प्लिट नहीं होता सेंट्रोमियर, इसीलिए रिडक्शन होता है। दैट इज द रीजन व्हाई मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 जो रिडक्शनल डिवीजन है उसकी वजह यह है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा एनाफेज 1 के अंदर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कियासमेटा वो जगह है जहां क्रॉसिंग ओवर आने वाले टाइम में होनी है? विल दिस स्टेटमेंट बी ट्रू? नो, नो, हो चुकी है। क्योंकि जो आपको दिखाई देता है कियासमेटा, वो आपको दिखाई देता है बेटे किसमें? डिप्लोटीन में। और क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है किसके? कब बेटे? पैकिटीन में। अब ध्यान से सुनना बेटे क्वेश्चन। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन हिट्रोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज, या मैं ये कहता हूं एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ हिट्रोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज। तो ठीक है, फेयर एनफ, फेयर एनफ। इट इज नॉट क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर वुड बी बेटे एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ट्रांसलोकेशन इज द करेक्ट आंसर, एंड दैट टू अ रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन इसका एक आंसर है। 2014-15 में एक बार आउटलियर क्वेश्चन था, जनरली एक्सपेक्टेड नहीं होता इस तरह का क्वेश्चन। उन्होंने पूछा था कि एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप के बीच में जो ट्रांसफर हो सकती है जीन का, वो किस वजह से हो सकता है? तो वो ट्रांसलोकेशन है। सो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम is recombination, otherwise it is a reciprocal translocation। इस चैप्टर को खत्म करके सर मुझे लग रहा है आधा घंटा हो गया। आप बच्चों से पूछते हैं कि उन्हें क्या करना है ताकि कल से उस काम पे लगे। बच्चों बताओ कैसा रहा? हम लोगों ने 3 यूनिट्स के 10 चैप्टर कवर किए।
जो भी ये चाहे मैं उनमें इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मजा आया? कह तो रहे हैं सर। ट्रांसलोकेशन का मतलब है बेटे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम तो हेटेरोलोगस क्रोमोसोम उनके बीच में एक से क्रोमोसोम नंबर 21 का एक सेगमेंट टूट के 14 पे चला गया, 14 का एक सेगमेंट छोड़ के 21 पे आ गया। गुड। सही है। तो बहुत बच्चे बढ़िया। कुछ जेनेटिक्स वगैरह बोल रहे हैं, तो व्हाट वी हैव डन शर्मा सर एनीवेज, जी हमने सर। 10 में से आई थिंक 8 चैप्टर वर वेरी फैक्चुअल इंक्लूडिंग सेल यूनिट ऑफ लाइफ, हमने वो सारे कवर कर दिए। अब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी, इवन इकोलॉजी, हम्म। आई थिंक वील हैव अ गुड टाइम। तो कल हम लोग प्लांट और ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लेते हैं। हाँ तो मतलब बच्चे जो वी लिख रहे हैं मेरे को लग रहा है अच्छा वी लिख रहे हैं वो यूनिट 5 है। ओके। मेरे तो वो आने लगेगा ऐसे, हाँ बलून आने लगेगा है ना। मेरे में तो नहीं आता सर। हाँ मेरे मेरे में होता है सर ऐसे है ना। आ जा। हाँ ऐसे और ऐसे ऐसे एक थंब आ जाता है। अरे आज नहीं आ रहा। आ गया है ना। आ गया। समथिंग लाइक दिस हैपेंस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यस वी कैन डू ह्यूमन फिजियोलॉजी टुमारो। तैयार होके आए तो बच्चों से कमिटमेंट लीजिए कि पढ़ के आएंगे। पढ़ के आओगे भाई लोग? कल हम यूनिट 4 एंड 5 कर लेंगे, 3 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के और 6 नहीं चैप्टर। कल फिर एक काम करते हैं आधा घंटा एक यूनिट 5 ले लेते हैं, इनका वी वाला यूनिट ले लेते हैं। ठीक है, 6 चैप्टर। 6 चैप्टर 50 60 70 80 क्वेश्चन थोड़ा लेसे आधे घंटे में। कितने बजे सर, सेम टाइम? हाँ फेयर है ना, बच्चों से पूछ लो टाइम अगर और भी लेट हो सकता है। वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इफ दे आर कंफर्टेबल लेट अस से 10 10:30 आई एम ओके विद इट। 10 बजे या 9 बजे भाई लोग? आधा आधा। अब आपके ऊपर छोड़ा सर, ये दिस इज योर कॉल है ना। ठीक है, ठीक है ना, इनकी ना हमारी 9:30 कर लेते हैं। 9:30 बजे मिलेंगे कल। तो क्या है सर बच्चे को एक बड़ा अच्छा इनको एनेक्डोट बताता हूँ, बड़ा बढ़िया जाते हुए। तो एक पेरेंट्स के दो बच्चे आपस में लड़ रहे है ना। तो वो एक केक था, उसने कहा जी फादर केक लाए, उन्होंने कहा भाई आधा आधा बांट लो। अब वो दोनों लड़ने लगे, दोनों को एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कि मतलब, तो उसने कहा भाई एक काम करते हैं ऐसा करो, ये काटेगा 2 पीस करेगा है ना, ये ए जो है वो 2 पीस करेगा, बी चूज करेगा, उसकी मर्जी है कि कौन सा पीस उठाता है। या अपने आप तो बराबर कर। अपने आप बराबर कटेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 15 मिनट में जैसे आज आंसर आए हैं, अगर नहीं आए तो हम बंद कर देंगे सेशन। या क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन बच्चों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे आर फेबुलसली प्रिपेयर्ड इन बायोलॉजी। और शर्मा सर, मैं इस बात को वापस एम्फसाइज करना चाहूंगा। जी। अ, यदि आपको लग रहा है कि यार आप और कर सकते थे, नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं बचा, दिस इज समथिंग विच एवरीवन इज स्ट्रगलिंग विद। द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल, टू एस्पिरेंट्स इज गोइंग टू बी कि स्ट्रगल के बावजूद कौन थोड़ा एक्स्ट्रा कर पाता है। बस इतनी सी बात है। Perfection is not something that you should be chasing right now. It will lead to unnecessary disappointment. And I'm very, very clear about this phrase unnecessary disappointment. You should not be disappointed. सब लोग इस वाली प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जितना खींच ले जाओगे उतना फायदा हो। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। मतलब दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल, ठीक है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उन पर फैटर मत करो। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, ये आपकी लाइफ को मिजरेबल बना देगा इस तरह की क्या? चीजों को सोचना। और ये ह्यूमन ब्रेन किसी टाइम पर जब सेरिब्रम डेवलप नहीं हुआ था, तो नीचे जो एमिगडाला वाला पार्ट है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, ये आपको खतरे से बचाने के लिए है। तो आपका गो टू रिस्पॉन्स इज प्रोटेक्टिव। लेकिन अब तो सेरिब्रम आ चुका है, दिस गिव्स यू पावर ऑफ थिंकिंग। आप सोचिए क्या उतनी बुरी चीज है भी कि नहीं है। यू कीप ऑन रिस्पॉन्डिंग, यू मेक योर लाइफ मिजरेबल आउट ऑफ इट। So don't do that. There is an exam on 21st January or 21st June, और 100% मेरे को आपके साथ इंटरेक्ट करके ये समझ में आ गया कि you are prepared in 50% of the exam। कितनी बड़ी बात सर है सर। पता है सर बेस्ट पार्ट क्या है? हाँ एनटीए के ऊपर ट्रस्ट लेवल इतना कम है कि आपने 21 जून की जगह 21 जनवरी बोला, तो हाँ। एक बार इंसान माफ कर दो, एक बार काफी है। मतलब चक्कर क्या है कि ट्रस्ट जो है ना वो इतनी आसानी से बनता नहीं, लेकिन अल्टीमेटली ऑल सेड एंड डन, देयर इज एन एग्जाम, और व्हाट हैज वर्कड इन द पास्ट विल वर्क अगेन। ठीक क्या? है, और आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है, और जो होगा बहुत अच्छे के लिए होगा। बच्चों, मैं एक फाइनल चीज बोलना चाहता हूँ। यदि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे टाइम वेस्ट कर दिया, गॉसिप पे टाइम वेस्ट कर दिया, ओटीटी खोल के बैठ गए,
don't worry too much about it. जैसे ही पता लगा बंद करके फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो. These things will keep on happening. Don't blame yourself unnecessarily. Don't unnecessarily feel guilty. It is something which all of you are struggling with. Please remember this. आप अकेले नहीं हो इस वाली जद्दोजहद में. Everyone is struggling with this problem. आप बस जब आपको लगे हाँ यार ये क्या हुआ, गड़बड़ हो गई, उस समय पे रुक के पढ़ना चालू कर दो. जी शर्मा सर. तो मैं ना किसी के साथ एक इंटरव्यू कर रहा था, है ना, तो उन्होंने मुझे, मैं एक नया शब्द सीखा हूं सर, है ना, वो शब्द है डूम स्क्रॉलिंग. Doom scrolling, correct. तो वो ये ऐसे मोबाइल, ये वाला, है ना सर, ये सर इट इज ब्रीडिंग एंजाइटी. Yeah. अब आधे घंटे बेटे मेरे कहने से कल किसी भी टाइम अपना फोन ऐसी जगह रख देना जहां पर आपको घंटी नहीं सुनाई दे रही हो, और फिर देखिए कि व्हाट बैड हैपेंस, नथिंग विल हैपन. Correct. कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी. Yeah. और यही बेटे एक क्या कहते हैं उसे, साधना है जो जरूरत है. मतलब यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट इट. आपको अपने टाइम में बहुत ज्यादा फ्रूगल होना है, बहुत ज्यादा फ्रूगल होना. आप मतलब आप, कोई जना आपसे कहता है चलो घूमने चलो, पिक्चर देख के आएंगे, आप उसे पैसे दे दीजिए, जा तू देखा, है ना, लेकिन आप पढ़ लीजिए. मतलब आई एम नॉट जोकिंग सर यार, है ना, मतलब मैं ये कह रहा हूं टाइम इज, आप तो मानोगे सर, हम और आप काम करते हैं, इतना काम करने के बाद में हमें पता है कि मतलब व्हाट एग्जैक्टली हाउ द आउटकम कम्स, और हमें ये पता लगता है कि वी आर नॉट डूइंग इट टू द ऑप्टिमम रिक्वायर्ड लेवल. सो देयर इज ऑलवेज, और ये जो चीज है इन बच्चों का, मैंने आपको बताया अभी क्या कहा कि 50% तो तैयार है नीट. आप मेरे से लीजिए, अगर मुझे बायोलॉजी नहीं आती तो बहुत कम लोगों को आती होगी, ये भी बात सही है. इतना तो मैं कह सकता हूं सर, मतलब एरोगेंसली सेल्फ बिलीफ सही में. बात. सही तो बात. मैं अगर आपको इवेल्युएट कर रहा हूं और आप जिस तरह से आंसर दे रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपको बायोलॉजी आती है, आपको दिल में भी पता है. अब बायोलॉजी में संस्कृत का पेपर नहीं आएगा, घबराइए नहीं, अब ये चीज मत पाल लेना चिंता कि संस्कृत तो नहीं पूछ लेंगे बायोलॉजी में. Yeah. तो बेसिकली बेटे ये सब व्यर्थ है. अब आप एक काम कर सकते हैं, आप इतना मतलब जो है इनसेन थोड़ा सा अपना परसिवरेंस दिखाइए कि मतलब वो एक है ना, आपने शेर सुना है, मैं भी सुनाऊंगा. अब मुझे आता नहीं है शेर, अब बच्चे हंसेंगे, ठीक है, द लैंग्वेज वुड बी एक्चुअली नॉट गुड, है ना. वो क्या कहते हैं, वो कर खुदी को बुलंद इतना, क्या कहते हैं सर, वो कर खुदी को बुलंद उतना हाँ कि कि खुदा पूछे कि तेरी रजा क्या तेरी रजा क्या है. क्या है ना, है ना, कुछ Yeah. इस तरह की बात कहते हैं लोग. शर्मा सर मेरे साथ तो क्या है कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर आपके 5 साल और मेरे 4 साल, आधी जो चीजें हमने सुनी है उसमें गालियां ही गालियां होती थी, वो सुना नहीं सकते आप. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बच्चों ने तो सुना होगा ना सर, इसको बहुत अच्छे से सुना होगा कि, है ना, खुदी का मतलब कर बुलंद इतना कि हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. तो हमारे यहाँ तो सर इसका इसका अर्थ का अनर्थ किया जाता था, आपको पता ही है सर, मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में. तो वो कहते हैं कि खुद को इतना ऊपर लेकर के जा के आसमान की चोटी पे जाके बैठ जा, जब ठंड लगेगी तो खुदा तुझसे आगे पूछेगा तेरी रजाई का है. ये बच जाता था. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मर्डरिंग द लैंग्वेज, ठीक है, वी पीपल वर रिस्पॉन्सिबल. लैंग्वेज का खून कैसे करना है ये हमें पता था. तो खैर कहने का मतलब ये है कि ये सब हंसी मजाक का कारण बनता है, ये सब अभी घुसेंगे इस वाली लाइफ में एंड दे विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस लाइफ इज, है ना सर. चलिए सर, ठीक है. बच्चों मैं एक चीज बोल देता हूँ, वंशिका बार बार कह रही है फिजिक्स का स्कोर अटक गया है. मेरा आप लोग को स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, फाइनल जो 10 days है, don't try and do too many difficult things. I think it's a waste of time. It will unnecessarily cause you anxiety कि यार ये नहीं आता वो नहीं आता. नीट का एग्जाम फंडामेंटली एक इजी एग्जाम है. 2025 के पेपर में भी 122 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे किसी भी सोर्स से आप क्वेश्चन करोगे हो जाएंगे, विच मींस 488 मार्क्स. कट ऑफ ऑल इंडिया का 525 था. कट ऑफ का मतलब है ऑल इंडिया से जनरल कैटेगरी वाले को लास्ट सीट कितने पे मिली. इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स कट ऑफ वाज लेस देन 488 मार्क्स. तो प्लीज भगवान के लिए डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन ट्राइंग टू डू डिफिकल्ट थिंग्स. आपका सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि आर यू ब्रश्ड अप इनफ ऑन ऑल द चैप्टर्स. सो स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल covering all the chapters, doing easy questions rather than doing difficult questions. Physics, chemistry, bio के लिए मेरा आपको ये recommendation होगा. Don't do difficult questions. एग्री 100% सर, एग्री 100%. ठीक है सर, गुड नाइट. चलिए सर, थैंक यू सर, कल मिलेंगे. बाय बाय गाइस.